हेलो लर्नर्स, नेट मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड पीवाईक्यू मैं स्टार्ट करा रही हूँ, जो कि अपडेटेड सिलेबस से रिलेटेड है सारा, और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसके बाद जो है नेक्स्ट होगा। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन होंगे टोटल 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। सो इसमें आपको क्या पूछा गया है कि अधिगमकर्ता की, जो अधिगमकर्ता है वो कौन है? लर्नर है। अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? प्रभावोत्पादकता क्या है? कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसमें आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है पीयर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर, अधिगमकर्ता के साथी समूह। सो अधिगमकर्ता के साथी समूह से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स से कोई रिलेशन नहीं है लर्नर्स के, और इसमें इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग का भी कोई रिलेशन नहीं है। सो हम इसको कट कर देंगे, इनकरेक्ट होगा ये। सेकेंड वाला है ऑप्शन, फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर कम्स, जहाँ से लर्नर आता है उसका फैमिली साइज, तो फैमिली साइज से भी कोई इसका कनेक्टिविटी नहीं है। थर्ड है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। तो प्रायर एक्सपीरियंस जो लर्नर का है वो डेफिनेटली काम आता है लर्नर के, क्योंकि अगर कोई टॉपिक या कोई भी सिलेबस से रिलेटेड या कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको बहुत अच्छे से नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सो क्लासरूम में अगर शिक्षक, टीचर उससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सो वो अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस के होने की वजह से उसको इन्हेंस करता है, अडॉप्ट करता है, बहुत अच्छे तरीके से उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझता है, तो वो डेफिनेटली उसके काम आएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगर फोर्थ ऑप्शन को एक बार चेक करना चाहते हैं तो हम चेक करते हैं उसको पढ़ के, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर। तो लर्नर के पेरेंट्स के एजुकेशनल स्टेटस से कोई भी लेना देना नहीं है यहाँ पर इस क्वेश्चन का। सो ये इनकरेक्ट होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। विच ऑफ द सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो बेस्ट डिस्क्राइब्स यहाँ पर दिया गया है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जैसे ए बी सी, यहाँ पर फर्स्ट पेज में आप देख पा रहे हैं, और अगर हम सेकेंड पेज में जाते हैं तो डी ई एफ यानी 6 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, और कूट के थ्रू यानी 3 स्टेटमेंट सही होने चाहिए। सो हमें देखना है कि एलिमिनेशन प्रोसेस का यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन प्रोसेस क्या होता है कि एलिमिनेट करना होता है कि कौन कौन से रॉन्ग है, जिससे कि हम सही आंसर तक पहुँच सकें। हमें पता है कि 3 ही आंसर जो है वो करेक्ट होंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर चूज़ करेंगे। सो फर्स्ट वाली स्लाइड में अगर जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से यानी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर्स चुनने हैं आपको 3, वो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। आपको पहला स्टेटमेंट पढ़ना है, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। सो अगर आप टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस अगर पढ़ेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप बुक के थ्रू या जो भी आपका सोर्स है पढ़ने का, जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, अगर उसमें देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को ये मिलेगा कि टीचिंग और लर्निंग जो है वो रिलेटेड होते हैं, तभी हमारा जो है ये प्रोसेस चलता है। सो यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है, दिस इज़ करेक्ट, ये आपका करेक्ट होगा। सेकंड देखते हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो ऐसा नहीं है, टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस होता है, और यहाँ इसने बोला है नहीं होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे जो अगर देखेंगे कि कूट में ए आंसर तो होना ही होना है, और ए आंसर हमारा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ए आंसर हमको कहाँ पर दिख रहा है? ए आंसर हमें फर्स्ट में दिख रहा है और थर्ड में दिख रहा है। तो ये होता है एलिमिनेशन प्रोसेस, यानी कि सेकंड और फोर्थ को आपने
जो है साइड कर दिया क्योंकि ये इनकरेक्ट है। तो हमको फर्स्ट और थर्ड में चुनना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट में जाते हैं, फर्स्ट स्लाइड में। इसमें हमने पढ़ा पहला, यानी ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, सी बचा। सी देखिए, कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज़ टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स। समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतर को सुनिश्चित करने से होता है। ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जब शिक्षा मिलती है स्टूडेंट को, सो उसमें क्या होता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जिससे कि वो समाज में रहने के योग्य बनता है। समाज के जो जिस तरह से मूल्य होते हैं, मानवीय मूल्यों को धारण करता है। वो देखता है कि समाज में क्या क्या होता है, कैसा वातावरण है, वहाँ पर कैसे समायोजन करना है, तो उस तरह से वो सामाजिक प्राणी बन जाता है। तो शिक्षा जो है उसी से जो स्टूडेंट को ये सब ज्ञान होता है। तो ये डेफिनेटली करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम डी ऑप्शन को पढ़ते हैं, ऑल गुड टीचिंग इज़ फॉर्मल इन नेचर। ये एक साधारण सा जो है स्टेटमेंट है, जो कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी कि बेस्ट डिस्क्राइब जो करता है वो चुनना है। तो हम इसको एक बार साइड में रख लेते हैं। तो अभी हमारा जो फर्स्ट के अकॉर्डिंग ए सही है और सी सही है, राइट। सो ए और सी हम देखें तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर फर्स्ट में आ रहा है, ए और सी। तो यहाँ अगर आप ना भी पढ़ना चाहें कि थर्ड का और फर्स्ट का हमने जो है इसमें कंपैरिजन किया था, तो हमारा अभी ही आंसर आ जा रहा है, बट हमें प्रॉपर तरीके से समझना है, वेरीफाई करना है। सो हम सारे ऑप्शंस जो है, सारे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे ताकि ऑप्शंस को हम मिलान कर सकें। ई है हमारा, अ टीचर इज़ अ सीनियर पर्सन। अब इसको मैं और अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हूँ। अ टीचर इज़ अ सीनियर पर्सन इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट, क्योंकि जो आज का समय है, आप देखते हैं कि हर एज ग्रुप का जो पर्सन है वो नॉलेजेबल है, वो अपनी नॉलेज को इम्पार्ट कर सकता है, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकता है। तो वहाँ पर कोई एज बाउंडेशन नहीं रह गई। सो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट होगा। तो डेफिनेटली हमारा एफ़ जो है वो सही होगा। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी मैंने बताया है ये करेक्ट है। सो एक बार हम उसको समझ भी लेते हैं। टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज़ अ पर्सनल एक्ट। डेफिनेटली ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि टीचिंग जो है वो सोशल एक्ट है, सामाजिक जो है एक्ट है। यहाँ पर हिंदी में भी है कि शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है, जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। व्यक्तिगत यानी कि जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जैसा आपका लर्निंग का इंटरेस्ट है उस तरह से आप उसको जो है अडॉप्ट करते हैं, जो भी लर्निंग होती है। तो वो पर्सनल एक्ट है डेफिनेटली। तो आपका फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा, ए सी एफ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इंडिकेट योर आंसर बाय चूजिंग फ्रॉम द कोड। तो कुछ कोड्स दिए गए हैं, नेक्स्ट में हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ कोड्स हैं, और कोड्स में भी आप देखिए, कोड में देखिए आप, यहाँ पर 3 आंसर्स करेक्ट हैं, और हमें यहाँ पर जो है 6 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भी एलिमिनेशन प्रोसेस यूज़ होगा। सो देख लेते हैं हिंदी में। नीचे दी हुई मूल्यांकन प्रक्रिया में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर को चुनिए। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं अगर, अ टीचर अवार्ड्स ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रांजेक्टेड द कोर्स वर्क। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है शॉर्ट में। उसके बाद आप आंसर को अच्छे से चूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इवैल्यूएशन प्रोसीजर होता क्या है। इवैल्यूएशन प्रोसीजर, जैसे आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपको इवैल्यूएट किया जा रहा है कि आप उस एग्ज़ाम को पास करके उस जो सर्टिफिकेट के या फिर उस उपाधि के काबिल है कि नहीं, यही देखा जाता है ना। सो जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो एक क्लास में है और उसको असेसमेंट दिया जा रहा है, असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं और टेस्ट हो रहे हैं, और आप कहें तो एग्ज़ाम हो रहे हैं। एग्ज़ाम होने के बाद क्या होता है, जो भी ग्रेड आता है या अगर मार्क्स का सिस्टम है तो स्कोर के थ्रू आपको नेक्स्ट क्लास मिलती है, स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास मिलती है।
सो ये इवैल्यूएशन प्रोसीजर है सारे कि जिससे कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस चेक होता है, तो उसको भी कैटेगराइज किया होगा डिफरेंट टाइप्स में। सो पहला टाइप आपका यहाँ पर जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऐसा इवैल्यूएशन है जो कि क्लास में साथ के साथ जो है होता है। जैसे कि अगर एक शिक्षक क्लासरूम में क्वेश्चन आंसर से जो एक्टिविटी कराते हैं, तो उसके थ्रू जो भी स्टूडेंट का कोई डाउट होता है तो उसको वो वहीं पर रिज़ॉल्व कर देते हैं। तो जो भी हो रहा है वो क्लासरूम के अंदर साथ के साथ हो रहा है। कोई भी करेक्टिव फीडबैक अगर शिक्षक देता है तो वो उसको अडॉप्ट करता है स्टूडेंट, और अपना जो फीडबैक के थ्रू उसको करेक्ट करता है। जो भी जहाँ पर भी डाउट है या कोई भी जो है क्वेश्चन या कुछ भी समझ नहीं आता है टॉपिक, तो उसको वहीं पर करेक्ट करता है, वो वहीं पर अपने डाउट को क्लियर करता है क्लासरूम के अंदर ही। साथ के साथ होने वाला प्रोसीजर है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर पढ़ते हैं, अ टीचर अवार्ड्स ग्रेड्स टू द स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रांजेक्टेड द कोर्स वर्क। शिक्षा पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। तो जैसा हमने समझा है कि ये साथ के साथ चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये इनकरेक्ट होगा। सेकंड यानी बी जो है, ये ड्यूरिंग द इंटरेक्शन with student in the classroom the teacher provides corrective feedback। शिक्षण यानी शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। बहुत ही शुद्ध हिंदी है। आई होप कि जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बट हाँ, जो भी दोनों माध्यम से पढ़ते हैं तो वो आराम से इसको समझ लेंगे, या जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने मीडियम के अकॉर्डिंग उसे समझ सकते हैं। सो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सी ऑप्शन अगर देखें तो सी है, द टीचर गिव्स मार्क्स टू द स्टूडेंट्स ऑन अ यूनिट टेस्ट। शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है। इसको एक साधारण स्टेटमेंट है, इसको साइड में रखते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है। द टीचर क्लैरिफाइज द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षक कक्षा में छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करता है, यानी क्लियर करता है। ये बिल्कुल ठीक है। तो पहले पिछला वाला बी था, फिर ये डी है। अब देखते हैं ई में क्या बोलता है। द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज़ रिपोर्टेड टू पेरेंट्स एट एवरी 3 months इंटरवल। तो 3 months इंटरवल का यहाँ पर कोई भी सवाल ही नहीं है, सो ये इनकरेक्ट होगा। तो हमारा अभी तक बी और डी ही सही है। फिर देखेंगे एफ, लास्ट बचा एफ। द लर्नर्स मोटिवेशन इज़ रेज्ड बाय द टीचर थ्रू अ क्वेश्चन आंसर सेशन। शिक्षक प्रश्न पत्र सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। डेफिनेटली ये करेक्ट होगा आपका। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, बी, डी और एफ, तो ये करेक्ट होगा। आई होप कि इतना जो भी मैंने ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दिया है कंसेप्ट से रिलेटेड, तो वो आपको आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, और आप आगे आने वाले जो भी आप अपने आप से सेल्फ स्टडी के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या फिर कोई भी टेस्ट देते हैं, या आने वाले एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा करेंगे। पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको डेली प्रैक्टिस में यूज़ करना है। जो भी मैंने जिस तरह से आपको ये बताया, जब कंसेप्ट रिलेटेड होगा तो कंसेप्ट क्लियर होगा, तो डेफिनेटली आप अपना आंसर फटाफट से चुन लेंगे। और अगर आपका कोई कॉमन सेंस से रिलेटेड होगा और कॉमन सेंस लगा के आप आंसर देना चाहते हैं, तो उसमें एलिमिनेशन प्रोसेस मैंने बताया था कि इनकरेक्ट जो ऑप्शंस हैं उनको आप हटा के जो है अपने आंसर को क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने हिंदी में दिया हुआ है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट पेज में जैसा क्वेश्चन पेपर में आया था वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो सेट 1 और सेट 2 ये मैच करना है आपको, सेट 1 को सेट 2 से, और ऑप्शन में भी इसी तरह से दिया गया है। तो मैं आपको इसको क्लियर कर देती हूँ। लेक्चरिंग क्या है? लेक्चरिंग को अगर हिंदी में बोले तो व्याख्यान देना। जो शिक्षक है वो लेक्चर देते हैं तो उसको लेक्चरिंग बोला गया है। अब इसको अगर यहाँ पर देखें कि सेट 2 में ऑप्शन नंबर 1 है स्मॉल स्टेप्स पार्टिसिपेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड। तो ये तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। देखिए पहला यहाँ पर हेडिंग आप पढ़ सकते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग है। ये फर्स्ट सेट में मेथड ऑफ टीचिंग दिया गया है, और सेकंड में दिया गया है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सोर्स सक्सेस और इफ़ेक्टिवनेस।
बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेस और इफेक्टिवनेस। सो ये हेडिंग देख लीजिएगा, और उससे क्या होता है कि उससे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि पहले में दिया है मेथड ऑफ़ टीचिंग, तो मेथड ऑफ़ टीचिंग में लेक्चरिंग भी होता है, और ये आपका डिस्कस्ड इन ग्रुप्स भी होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स, तो ये सारे मेथड ऑफ़ टीचिंग में आते हैं। और यहाँ पर इसको जो है इसका मिलान करना है आपको सेट 2 से। सो अगर देखिए लेक्चरिंग का राइट आंसर होगा आपका कंटेंट डिलीवरी इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज। तो ये हिंदी में देखेंगे अगर, तो स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण यहाँ पर होगा। सेकेंड आपका होगा समूह में चर्चा, जो आपका दिया हुआ था यहाँ पर डिस्कशन इन ग्रुप्स। तो समूह में चर्चा यानी यहाँ पर अगर पार्टिसिपेंट्स होंगे बहुत सारे, तो उनके साथ ही जो है चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। तो देखिए पार्टिसिपेंट से रिलेटेड यहाँ पर कहाँ कहाँ वर्ड्स आते हैं, इसमें ये 5th वाला ऑप्शन है। अच्छा, पहला ऑप्शन मैंने जो पढ़ा था इसमें देख पा रही हूँ मैं कि स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड। प्रेजेंटेशन यहाँ पर इससे रिलेटेड है और फीडबैक की भी बात कही गई है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो करेक्ट हो? सो सबसे पहले लेक्चरिंग का देखेंगे। लेक्चरिंग का जो है हमारा 3rd ऑप्शन है। थर्ड तो यहाँ पर 3rd ही यहाँ आ रहा है फर्स्ट वाले ऑप्शन में। और सेकंड वाला बी है डिस्कशन एंड ग्रुप्स, तो पार्टिसिपेंट से रिलेटेड बात कही गई है 5th वाले ऑप्शन में। तो 5th करेक्ट होगा, ये भी ए में ही आ रहा है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, जहाँ पर आप जो अपने आइडिया से कुछ भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं तो वो आपको शेयर करने होते हैं। सो ये आइडियाज़ से रिलेटेड है। सो देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर बात कही गई है। ओके, सेकंड नंबर का है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़, तो ये आपका ठीक होगा। और अगर हम लास्ट वाला देख ले, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, तो फर्स्ट वाला स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विथ फीडबैक प्रोवाइडेड। सो ये हमारा ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। सो कोशिश की है मैंने आपको समझाने की, क्योंकि मुझे आपको जो है साथ साथ थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी क्लियर करना है इसके साथ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के साथ साथ। सो मैंने थोड़ा सा एफर्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है असर्शन और रीज़न से रिलेटेड। असर्शन जो अभिकथन है उसमें कहा गया है ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, यानी समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है। अधिगम क्या है? लर्निंग को सुनिश्चित करना होता है। सो डेफिनेटली ये करेक्ट है कि जो भी टीचिंग होती है उससे हमको लर्निंग मिलेगी, ये डेफिनेट है। अब जो है रीज़न क्या है? क्योंकि ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग, समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। ये आपका करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो लर्निंग है वो तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आपकी कोई टीचिंग चल रही हो या कोई टीचर ही आपको पढ़ाए तो आपको लर्निंग मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप जब आप लर्निंग करना चाहते हैं तो आप कोई भी सोर्स मटेरियल उठा लीजिए, कोई भी आपका जो है जैसे बुक से आपने पढ़ लिया, या फिर आपने जो है गूगल के माध्यम से कोई भी टॉपिक क्लियर करना चाहा, या यूट्यूब, आजकल तो आपको वेराइटीज़ ऑफ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। सो ये आपका जो है इंटरेस्ट होता है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या है, जो लर्निंग है वो अडॉप्ट करते रहते हैं आप। तो लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग चलती है, तो आप किसी से भी लर्निंग ले सकते हैं। आपकी लाइफ में जो होता है, आपके एक्सपीरियंस से आपको लर्निंग मिलती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है, जो रीज़न है, वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में हमारा 3rd नंबर वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत है। 6 नंबर का क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई दीज स्टेटमेंट्स विच आर इंडिकेटिव ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। फिर बोला गया है सिलेक्ट फ्रॉम द कोर्स टू गिव योर आंसर। निम्नांकित सूची में उन कथनों की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। कूट में से सही उत्तर चुनें। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी मार्क्ड बाय मल्टीपल डिवाइसेस यूज्ड। प्रयुक्त विविध प्रविधियों वाली अनुदेशात्मक विविधता। दूसरा है यूजिंग द आइडियाज़ ऑफ स्टूडेंट्स वाइल मेकिंग प्रेजेंटेशन।
प्रस्तुति करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करना। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि आपको उन कथनों की पहचान करनी है जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। शिक्षण के सहायक व्यवहार कौन से हैं, वो भी प्रभावी, तो वो हमको यहाँ से देखने हैं। तो पहला ऑप्शन जो हमने पढ़ा, पहला स्टेटमेंट जो आपने पढ़ा वो इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रयुक्त विविध प्रविधियों वाली अनुदेशात्मक विविधता, तो ये इनकरेक्ट होगा। यूजिंग द आइडियाज़ ऑफ द स्टूडेंट्स वाइल मेकिंग प्रेजेंटेशन, ये करेक्ट होगा, क्योंकि प्रस्तुति करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करें तो ये बहुत ही बेहतर होगा। स्टूडेंट्स सक्सेस रेट एज एविडेंट इन करेक्टली अंडरस्टैंडिंग द असाइनमेंट, छात्र की सफलता दर जो कार्य की सही समझ से प्रदर्शित होती है। तो इसका बहुत अच्छा सेंस नहीं बन रहा है, देन इसको भी हम साइड में रखते हैं। डी ऑप्शन है इंगेजमेंट इन लर्निंग टास्क, अधिगम कार्य में संलग्नता, तो ये भी उतना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। आपका ई जो है टीचर अफेक्ट एज मैनिफेस्ट इन रिलेशन विद स्टूडेंट्स, छात्रों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव, डेफिनेटली ये होगा। प्रोबिंग टू ऐड एंड सी क्लासिफिकेशंस ऑफ आइडियाज़, विचारों को स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख, सो ये भी आपका ठीक होगा। सो आपका एफ आंसर, ई आंसर और आपका जो आंसर था बी, तो बी ई एफ जो है वो कहाँ पर आ रहा है, वो आपका आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन पे, यानी कि मैं आपको एक बार हाईलाइट करके बता देती हूँ, ये वाला ऑप्शन बी ई एफ वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर जाएं तो फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दीज स्टेटमेंट्स विच रिलेट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचिंग एक्ट, तो टीचिंग जो एक्ट है उससे रिलेटेड कौन से कथन होंगे वो आप देखिए। टीचिंग एक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे कि शिक्षण कार्य की विशेषता, इनमें से क्या कौन दर्शाता है। सो सबसे पहला वाला है टीचिंग इज़ अ पर्सनल एक्ट टू फैसिलिटेट सेल्फ डेवलपमेंट, तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि शिक्षण स्व विकास को सुगम बनाने वाली एक वैयक्तिक गतिविधि है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था सामाजिक इसको बोलते हैं, पर्सनल एक्ट नहीं होगा। बी ऑप्शन है द गोल ऑफ ऑल टीचिंग इज़ टू कॉज लर्निंग, सभी शिक्षणों का ध्येय अधिगम कराना होता है, ठीक है, ये आपका करेक्ट लग रहा है। आगे देखते हैं टीचिंग इनवेरिएबली इम्प्लाइज चेंजिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, व्यक्तियों के शिक्षण का निहितार्थ दूसरों का मत परिवर्तित करना है। मतलब जो शिक्षण है उसका जो इसमें दूसरों के मत को परिवर्तित करने की बात कही गई है, तो ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा देते हैं उससे दूसरों का मत ही परिवर्तित हो जाए, व्यवहार में परिवर्तन होता है जिससे कि उसको जो समाज के अकॉर्डिंग जो है रहने का शिक्षा मिलती है, उसके योग्य बन पाता है। बट यहाँ पर मत ही बदलने की बात होती है, तो ऐसा ये सूटेबल नहीं लग रहा है। इसमें काफ़ी जो है आप देखिए कि ठहराव भी मुझे जो है सोचना पड़ा, तो ऐसा नहीं है, मत नहीं परिवर्तित हो सकता। डी है टीचिंग इज़ ट्राइडिक रादर देन डायडिक इन नेचर, ट्राइडिक कैसे होगा कि जो इस प्रक्रिया में टीचिंग और लर्निंग प्रक्रिया में टीचर होता है, लर्नर होता है और स्टडी मटेरियल जो आपका स्टडी से रिलेटेड मैटर होता है, सो ये इसीलिए ट्राइडिक होता है, तो ये करेक्ट होगा आपका डी ऑप्शन। टीचिंग मीन्स सेलिंग आइडियाज़, तो ये आपका अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, तो ये इनकरेक्ट होगा। थर्ड है, यानी कि यहाँ पर थर्ड जो है एफ, टीचिंग मीन्स रीचिंग द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट के माइंड तक पहुँचना है, ये है टीचिंग। माइंड तक पहुँचेंगे, उनका इंटरेस्ट पता चलेगा, देन उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसको शिक्षा देंगे। हो सकता है कि शिक्षक को शिक्षा देने का जो माध्यम है, जो मेथड है वो चेंज करना पड़े कि किस माध्यम से ये स्टूडेंट समझ सकता है, तो वो है। सो यहाँ हमने देखा इस पेज में एक डी ऑप्शन ठीक है और एफ ऑप्शन, तो डी और एफ एक साथ कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में डी और एफ आ रहे हैं, तो और क्या था, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो बी ऑप्शन,
ठीक है, BDF जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। सो एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, दिस वन इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर प्रमोटिंग कॉम्पिटेंस एंड एक्सीलेंस इन एंड थ्रू एजुकेशन विच ऑफ द नीड्स ऑफ मैस्लो हायरार्की हैज़ टू बी एड्रेस्ड। सो शिक्षण में शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मैस्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए। सो ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपने मैस्लो की थ्योरी पढ़ी होगी, हायरार्की थ्योरी, तो आप बहुत आसानी से इसको जो है आंसर को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि की आवश्यकता इज़ राइट आंसर ओवर हेयर। मैं एक बार आपको जो है ये हाईलाइट करके भी बता देती हूँ, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो इस तरह से देखिए आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मैस्लो की हायरार्की थ्योरी आ गई तो आप और प्रिपेयर कर सकते हैं कि और भी थ्योरीज होगी, और भी जो साइकोलॉजिस्ट होंगे, जो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड होंगे, उन्होंने दिया होगा। सो वो आप देखिए, अपने आप से सेल्फ स्टडी करिए कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें ऐसे प्रिपेयर रहना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हिंडरिंग फैक्टर्स। हिंडरिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? बाधक कारक इन इफेक्टिव टीचिंग। तो इफेक्टिव टीचिंग यानी जो प्रभावित शिक्षण में बाधक कारक कौन से हैं, ये पूछे गए हैं और इसको हमें कूट में से चुनना है। तो सबसे पहला क्या है स्टेटमेंट? टीचर्स सेल्फ एफिकेसी, शिक्षक की आत्म सामर्थ्य। बाधक कारक पूछा है तो हमें क्या करना है? नेगेटिव फॉर्म का आंसर है ये, क्वेश्चन है ये, तो नेगेटिव ही आंसर होगा। तो ये तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर हम एलिमिनेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई तीन ही क्वेश्चन का तीन ही जो है आंसर ठीक होगा इस क्वेश्चन में। सो हमें 6 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ रॉन्ग हो गया। तो बी ऑप्शन है हमारा, बी यहाँ पर देखेंगे टीचर सब्जेक्ट नॉलेज, तो ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, ये भी इनकरेक्ट होगा। लो एबिलिटी एंड विलिंगनेस लेवल ऑफ टीचर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो क्या है, नेगेटिव है ना, तो हमें नेगेटिव में ही आंसर चूज़ करना है। लैक ऑफ प्लानिंग एंड टीचिंग स्किल्स इन नेचर इन अ टीचर। लैक ऑफ प्लानिंग एंड टीचिंग स्किल्स इन अ टीचर, शिक्षक में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव, डेफिनेटली ये भी होगा क्योंकि ये तो बाधक कारक है। टीचर्स मास्टरी इन लिंग्विस्टिक स्किल्स, ये तो पॉजिटिव है, तो ये इनकरेक्ट होगा। और इनअप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज ऑफ द टीचर, शिक्षक की असंगत देह भाषा, ये भी करेक्ट होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कौन सा कूट है जिसमें कि सी, डी और एफ होना चाहिए? तो यहाँ पर सी, डी, एफ आपका आ रहा है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं सी, डी, एफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चला कि नेगेटिव क्वेश्चन का हमने नेगेटिव आंसर्स कैसे एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू जो है चूज़ किया आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इवैल्यूएशन प्रोसीजर आइडेंटिफाई दोज विच डिस्क्राइब फॉर्मेटिव असेसमेंट, सिलेक्ट फ्रॉम द कोड टू इंडिकेट योर आंसर। अब यहाँ पर भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में बताया गया है, निर्माणात्मक मूल्यांकन, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये देखिए 2 क्वेश्चन पेपर हैं यहाँ पर, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, दूसरे में 5, तो ये 10 क्वेश्चन हैं आपके टोटल। तो ये आपका अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये जो बाकी के 5 के बाद जो क्वेश्चंस हैं तो ये आपका अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इसमें देखिए आपने देखा होगा कि इसमें भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी रिपीट हुआ है क्वेश्चन उससे रिलेटेड, तो आपको उस इवैल्यूएशन प्रोसीजर को अच्छे से पढ़ना है। तो हिंदी में अगर देखें तो मूल्यांकन प्रक्रिया की निम्नांकित विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं को पहचान करें, कूट में से सही आंसर देना है। ए क्या है? इवैल्यूएशन इज पोस्ट इंस्ट्रक्शनल इवेंट, मूल्यांकन उत्तर अनुदेशात्मक घटना है, नहीं, इनकरेक्ट है। इवैल्यूएशन अकर्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है, बिल्कुल ठीक है, बी आंसर। इवैल्यूएशन इज कैरिड आउट बाय पॉलिसी मेकर, मूल्यांकन का कार्य नीति निर्माता करते हैं, ये भी रॉन्ग होगा। यहाँ पर आपका बी जो है वो राइट आंसर होगा।
and ओके, इवैल्यूएशन टेक प्लेस पीरियडिकली, मूल्यांकन सर्वाधिक रूप से घटित होता है, सर्वाधिक रूप से घटित होता है पीरियडिकली नहीं, ये भी रॉन्ग है। द एम ऑफ इवैल्यूएशन इज़ टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है, डेफिनेटली ये भी ठीक होगा। ई, इवैल्यूएशन इज़ बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर, डेफिनेटली ये भी सही होगा। तो ई और एफ इज़ करेक्ट हेयर। इवैल्यूएशन इज़ कैरिड आउट बाय पॉलिसी मेकर, ये तो इनकरेक्ट था। सही आंसर यहाँ कौन सा था, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। यहाँ पर आपका जो है करेक्ट क्या था, एफ और ई, तो बी ई एफ आपका कहाँ पर आ रहा है, बी ई एफ, थर्ड इज राइट आंसर है। तो आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर जो है सॉल्व किए गए हैं। देखिए ये मेरी बेस्ट कोशिश थी कि मैं आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है तरीका बता सकूं, साथ के साथ स्ट्रेटजी बता सकूं, और ये एक आप कहिए कि ये छोटा सा एक अनुभव है जिसको आप डेली जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ आपको अच्छा लगा हो तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में। और कुछ टेक्निकल इसमें जो है ये बीच में रुकावट आई थी, तो हो सकता है, कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट में ना हो ऐसा। टेक्निकली हो जाता है कभी ऐसा, बट ये है कि आपको कंसेप्ट से रिलेटेड जो कुछ भी बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है आपका। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसमें जो है प्रॉपर आपको और अंडरस्टैंडिंग दे सकूं और अच्छे से जो है क्लियर कर सकूं। सो ये सारा कुछ आपका जो है क्वेश्चन से रिलेटेड था। एक बार आपको जो है ओवरव्यू दे देती हूँ। एक बार ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और स्टे होम, स्टे healthy. Thank you for watching this video. Thank you for your precious time.